सभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को नमस्कार। मैं संदीप तोमर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक कंप्लीट वीडियो जिसमें आपको सीपीओ की कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। सीपीओ का एग्जाम कौन सी बॉडी कंडक्ट कराती है, सीपीओ का एग्जाम कब कब होता है, सीपीओ में पोस्ट कौन कौन सी आपको मिलती है, एग्जाम में सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है, फिजिकल क्या है, मेडिकल क्या है और बेटा मेंस क्या है, इन सभी बातों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एसएससी सीपीओ के थ्रू हम सब इंस्पेक्टर बनते हैं, लेकिन कौन कौन सा विभाग होता है जिसमें हम सब इंस्पेक्टर बनते हैं, ये बात हमारे लिए जानना बहुत जरूरी होता है। तो देखो, सबसे पहला है हमारा दिल्ली पुलिस। और दिल्ली पुलिस आप सभी जानते हो राजधानी की पुलिस होती है। दिल्ली पुलिस होती है आपकी राजधानी की पुलिस, यानी कि दिल्ली की पुलिस को कहा जाता है दिल्ली पुलिस, जो आपके देश की राजधानी की पुलिस होती है। ये होती है फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ जिसको कहा जाता है, यानी कि जो आपके बॉर्डर पर तैनात होती है, जो आपके बॉर्डर की सुरक्षा करती है, उसको कहा जाता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। उसके बाद में तीसरे नंबर पर आती है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसको सीआईएसएफ कहा जाता है, इसको कहा जाता है सीआईएसएफ। और जो आपके इंडस्ट्रियल एरिया की ज़्यादातर, जैसे आपने देखा होगा मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट, इन सब की सुरक्षा करती है, उसको कहा जाता है सीआईएसएफ। ये सेंट्रल रिजर्व फोर्स होती है सीआरपीएफ, और ये इंडो तिब्बत पुलिस फोर्स होती है, यानी कि जो चाइना बॉर्डर पर होती है ना, तो उसको इंडो तिब्बत पुलिस कहा जाता है। ये आपकी सशस्त्र सीमा बल होती है, एसएसबी होती है, इसमें सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है। और एक लास्ट पोस्ट होती है सब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट, किसमें, सीआईएसएफ में। तो यानी कि इन पांचों में, तो ये जो पांच है, इन पांचों में इंस्पेक्टर की पोस्ट होने के साथ साथ, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होने के साथ साथ, यहाँ पर आपका सीआईएसएफ में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट भी होती है। ये सारी पोस्ट बहुत बेहतरीन होती है और इनकी ड्रेस ज़बरदस्त लगती है। जब किसी बंदे के ऊपर आप देखनी होगी तो एक जोश अलग ही आ जाता है इन सभी डिपार्टमेंट्स में जाने के बाद में। तो कुछ बच्चों का सपना भी होता है, उन्हीं बच्चों का सपना साकार करने के कोशिश में हम सभी लगे होते हैं। तो आपको बता दूं, इनके जो स्टेप्स होते हैं सिलेक्शन के, ये स्टेप क्या होते हैं। पहला स्टेप होता है इसके सिलेक्शन का प्री। सबसे पहले इसमें एक प्री एग्जाम कंडक्ट कराती है एसएससी। उस प्री एग्जाम का में क्वालिफाई करने के बाद आपका फिजिकल होता है। अब जो बच्चा फिजिकल क्वालिफाई कर लेता है, फिजिकल में पास हो जाता है, वो मेंस देता है, वो मेंस देता है। और मेंस के रिजल्ट से पहले, ध्यान रखना, मेंस का रिजल्ट आने से पहले इनका मेडिकल करा लिया जाता है। और मेंस का रिजल्ट उन्हीं बच्चों का आता है जिनका मेडिकल पास हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद लगती है फाइनल कट ऑफ, और जो वो फाइनल कट ऑफ लगती है वो आपका प्री और मेंस, ये जो आपका प्री है इसके और जो मेंस है, इन दोनों के नंबर जुड़ने के बाद लगती है। प्री और मेंस के नंबर जुड़ते हैं। प्री में चारों सब्जेक्ट आते हैं और मेंस में सिर्फ इंग्लिश आती है। आगे देखते हैं क्या क्या होता है। देखो, अब सबसे पहले हम बात करें कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर डिग्री, यानी कि बैचलर डिग्री हो या उसके बराबर लिया हो, यानी कि आप ग्रेजुएट होना जरूरी है, आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। लेकिन आप अगर किसी भी ओपन और डिस्टेंस मोड में, अंडर ओपन एंड डिस्टेंस मोड में आपने कुछ भी किया हुआ है, इंजीनियरिंग की है, मेडिसिन की है, डेंटल किया है, नर्सिंग की है, फार्मेसी की है, ये सब चीजें की है, तो बेटा आपको परमिट नहीं किया जाएगा एग्जाम के लिए। यानी कि आपका जो आप फॉर्म भरने वाले हो, पहला तो बात, फॉर्म भरने में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आपने भर भी दिया तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपको कैंसिल कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। तो टाइम वेस्ट मत करना जिन बच्चों ने ये चीजें की होगी। देखो, इसमें जो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर होता है, इसमें जो मेल कैंडिडेट होते हैं, उसी के लिए, सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए आपसे एलएमवी मांगा जाता है, मोटर
लाइट मोटर व्हीकल, यानी कि जो ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता है वो मांगा जाता है लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता है। और ये सिर्फ किसके लिए होता है? ये ओनली फॉर मेल कैंडिडेट होता है, ये मेल कैंडिडेट के लिए मस्ट होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर लड़की सब इंस्पेक्टर बन रही है उसके लिए भी ये मस्ट हो, नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ दिल्ली पुलिस में मेल कैंडिडेट के लिए मस्ट होता है। यानी कि आप अगर दिल्ली पुलिस में जाना चाहते हो तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस पहले से आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि जब आप फिजिकल के लिए जाएंगे उस टाइम आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपसे मांगा जाएगा। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस उस टाइम नहीं होगा तो आपको फिजिकल से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, मतलब दिल्ली पुलिस के लिए आप अलाउ नहीं होंगे। बाकी सबके लिए अलाउ होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने दिल्ली पुलिस की पोस्ट भर दी और आपके पास लाइसेंस नहीं था तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको क्या किया जाएगा? आपको दिल्ली पुलिस के लिए रिजेक्ट किया जाएगा, बाकी सबके लिए आप एप्लीकेबल रहोगे। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? देखो, हम इसका सीपीओ के सैलरी की बात करते हैं। यहां पे सबसे बड़ी बात होती है कि आप देखोगे जो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर है, जो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर है बेटा, वो आपकी नॉन गजेटेड सी ग्रुप की पोस्ट है। और जो आपकी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है वो भी आपकी क्या होती है बेटा? सी ग्रुप की पोस्ट होती है। और देखो इसमें थोड़ा सा यहां पे अगर मैं आपको बता दूं, एक्चुअल में सिर्फ बीएसएफ बी ग्रुप की पोस्ट होती है, बाकी ये भी सी ग्रुप की पोस्ट होती है, सिर्फ बीएसएफ होती है। यहाँ पे थोड़ा एरर है ये इसमें, क्योंकि मैं खुद सिलेक्ट रहा हूं तो मुझे पता है कि सिर्फ बीएसएफ होती है जो बी ग्रुप में होती है, बाकी सी ग्रुप में होती है। एक बीएसएफ ही ऐसी पोस्ट है जो बी ग्रुप में रहती है, बाकी बाकी सारी की सारी किस में रहती है? सी ग्रुप में रहती है। देखो, जो दिल्ली पुलिस का ग्रेड पे है वो 4200 है। आप जो सीपीओ में जो सब इंस्पेक्टर बाकी है, सीएपीएफ सब इंस्पेक्टर, उन सब का ग्रेड पे 4200 है। लेकिन सीआईएसएफ में जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आप बनने वाले हो उसका ग्रेड पे आपका 2800 है। देखो यहाँ पे इन हैंड सैलरी 35,400 से 1,12,000 आपके बताई जा रही है। लेकिन ये सैलरी आपकी जो स्टार्टिंग होती है लगभग 60,000 से स्टार्ट होती है, 60,000 से स्टार्ट होती है। और आपके एचआरए जुड़ता है, आपके बहुत सारे अलाउंसेस जुड़ते हैं। जैसे अगर आप बीएसएफ में हैं, आप सीआईएसएफ में हो और आप एक हाई रिस्क एरिया में हो तो वहां पे आपको अलग से भी पे किया जाता है, अलग से पे किया जाता है। जैसे मान लो अगर कोई जम्मू पे बॉर्डर पे है और जम्मू बॉर्डर पे अगर वो नॉर्मल जम्मू बॉर्डर पे है तो उसको एक सब इंस्पेक्टर को अप्रोक्सीमेट 8,000 एक्स्ट्रा सैलरी दी जाती है, मे बी 8,000 एक्स्ट्रा सैलरी दी जाती है। और अगर वो और ज्यादा हाई एरिया में है, हाई रिस्क अलाउंस मिलेगा वहां पे आपको, वो 18,000 तक भी जाता है। डन है बातें? आप जैसे कि देखा होगा आपने छत्तीसगढ़ एरिया में, नक्सली एरिया में भी अगर कोई बंदा पोस्टेड है सीपीओ के थ्रू, उसको भी वहां पे हाई रिस्क अलाउंस मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप अपनी लाइफ दांव पे लगा रहे हो तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पे भी किया जाता है। अब देखो सीपीओ की जो एज लिमिट होती है, सीपीओ के लिए जनरल कैंडिडेट की जो मिनिमम एज लिमिट होती है, वो जनरल कैंडिडेट की मिनिमम एज लिमिट होती है 20 साल। और जो मैक्सिमम एज लिमिट होती है जनरल कैंडिडेट की, वो मैक्सिमम एज लिमिट होती है 25 साल। यानी कि आपको 20 साल से 25 साल के बीच में होना चाहिए। और नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग वहां पे एक डेट मेंशन होती है, आप उसी डेट के बीच में होना चाहिए। अच्छा, एज रिलैक्सेशन भी मिलता है कि? हाँ बेटा, आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। आपको एससी का एज रिलैक्सेशन मिलता है, आपको एसटी का एज रिलैक्सेशन मिलता है, आपको ओबीसी का मिलता है। यहां तक कि पहाड़ी एरिया, कुछ ऐसे क्षेत्र जिनको ट्राइब क्षेत्र कहा जाता है, उनका भी आपको क्या मिलता है? आपको यहां पे हाइट का क्या मिलता है? एज का छूट मिलता है। देखो जैसे मैं आपको बताने वाला हूं, जो एससी एसटी है उसमें 5 साल का छूट होगा, जो ओबीसी है उसमें 3 साल का छूट होगा, और जो एक्स सर्विस मैन है उसमें 3 साल की ड्यूरेशन होगी अगर आप रिटायरमेंट लेने के बाद में हैं। अब रिटायरमेंट लेने के बाद जैसे रिटायरमेंट आपने ली उसके बाद में 3 साल बोला है, 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस। यानी कि जब आपने मिलिट्री सर्विस छोड़ी है
उसके बाद आप 3 साल तक आप एक्स सर्विसमैन की यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के कोटे से फॉर्म भर सकते हो। अब देखो, एक कैंडिडेट हु हैड ऑर्डिनरी बीन द डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 जनवरी 1980 टू 31 जनवरी 1989, तो उसके लिए भी 5 साल की छूट दी गई है। ठीक है, जो ये आपको मैं लास्ट 2 बताने वाला हूं, ये सिर्फ एएसआई, सब इंस्पेक्टर सीआईएसएफ और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सीआईएसएफ के लिए है। यहां पर वो बोल रहा है कि अगर आप कहीं भी ग्रुप बी पोस्ट से जनरल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय से आप रिटायरमेंट लिए हो तो आपको यहाँ पे 3 साल की एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी। यानी कि यहाँ पे ये भी बोला जाता है जो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट है वो 40 साल की एज तक, और जो आपके एससी एसटी कैंडिडेट है वो 45 ईयर की एज तक होंगे। ठीक है, अब देखो, जो विडो वुमेन है, बहुत सारी महिलाएं हमारी बहनें होती हैं जो विडो हो जाती हैं या उनके डाइवोर्स हो जाते हैं, तो उनको भी अलग से छूट दी गई है। और क्या कहते हैं, वो 35 साल की एज तक फॉर्म भर सकती हैं। अगर वो एससी एसटी से है तो यहां पे 40 साल तक एज फॉर्म भर सकती है। ये उनके लिए कंडीशन है। अब देखो, ये सारी चीजें तो आपको इतना जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप तो नए बच्चे होंगे, आपको नई चीजों को जानने की जरूरत है। ध्यान से बात को समझना। अब मैं आपसे बात करता हूं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ऑफ द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल। नहीं बेटा, ये सब इंस्पेक्टर है, ये कांस्टेबल नहीं है, ये सब इंस्पेक्टर है। SIGD CPO, SI CPO। अच्छा, यहां पे जो फिजिकल स्टैंडर्ड होगा वहां पे मैं आपको बता दूं, जो उनकी हाइट की बात करेंगे, जो हाइट की बात करेंगे, मेल के लिए जो हाइट होगी वो 170 सेंटीमीटर होगी, और जो फीमेल के लिए हाइट होगी वो फीमेल के लिए हाइट होगी 157 सेंटीमीटर। यानी कि जो हमारी बहनें हैं उनके लिए 157 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, और जो भाई है उनके लिए 170 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। जो मेल है, जो चेस्ट है, वो मेल के लिए ही है। यहाँ पे बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर होने चाहिए, और जो उनका फुलाव होना चाहिए चेस्ट का वो 5 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए। वेट डिपेंड करेगा उनकी हाइट के अकॉर्डिंग, तो हाइट के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग उनका वेट चेक किया जाएगा। ये सारी चीजें चेक की जाएगी। अच्छा देखो, यहां पर कुछ जगह पर हाइट की भी छूट दी जाती है। जैसे आप हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, कुमाऊं हो, हिमाचल प्रदेश हो, गोरखा हो, डोगरा हो, है ना, कश्मीर की किसी घाटी से हो, लेह लद्दाख से हो, ऐसी जगह से, या नॉर्दर्न रीजन से हो, नॉर्थ ईस्ट से हो, तो वहां पे आपको हाइट की अलग से छूट दी जाती है। यानी कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपकी हाइट अगर 170 सेंटीमीटर है नॉर्मली, तो वहां पे ये जो हाइट है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की छूट आपको अलग से दी जाएगी। ये मैंने जनरल कैंडिडेट के लिए बताया। और उसी प्रकार से वही सेम चीज आप ओबीसी में और एससी एसटी में घटा सकते हो। यहाँ पे जो एसटी कैंडिडेट है उसकी हाइट 62.5 क्या होती है, होनी चाहिए। ये चेस्ट सबकी नॉर्मल 80 और 5 सेंटीमीटर का फुलाव, सिर्फ ये एसटी में 77 to 82 होता है। डन है बातें? आप बोलोगे हाँ सर, ठीक है, ओके। अच्छा, जो गर्ल्स होती है, सेम चीजें यहां पर ये है कि जो गर्ल्स है अगर वो जनरल की है तो 157 हाइट होनी चाहिए, अगर वो हिल एरिया से बिलोंग कर रही है तो 155 होनी चाहिए, और अगर वो एसटी कैंडिडेट है तो यहाँ पर 154 होनी चाहिए। क्लियर है बातें? आप बोलोगे हाँ सर, बात बिल्कुल समझ में आ रही है। अब देखो, जो मेन पॉइंट है वो ये है, मेन पॉइंट है वो ये है कि 100 मीटर की दौड़, पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले होगी आपकी क्या, ये वाली दौड़, ये 1600 मीटर की दौड़ होगी आपकी, और ये 1600 मीटर की दौड़ आपका फर्स्ट स्टेप होगा, और ये दौड़ आपको 6.5 मिनट में कंप्लीट करनी पड़ेगी। 6 मिनट 30 सेकंड में आपको ये 1600 मीटर की दौड़ करनी पड़ेगी। अच्छा, इसके बाद में आपका 100 मीटर की रेस होगी,
और उस 100 मीटर की रेस को आपको 16 सेकंड में कंप्लीट करना पड़ेगा। ये मैं अब आपको जो बता रहा हूं ये मेल कैंडिडेट के लिए है, ये फीमेल के लिए नहीं है। फीमेल के लिए मैं अलग से बताऊंगा, ये फिलहाल के लिए मेल कैंडिडेट के लिए। अगर मेल कैंडिडेट के लिए इसके बाद बात की जाए तो यहाँ पे आपसे एक लॉन्ग जंप कराया जाएगा। उस लॉन्ग जंप में 3.65 मीटर होना चाहिए। कितने चांस में? वो 3 चांस में 3.65 मीटर होना चाहिए। और यहाँ पे जो हाई जंप होता है, देखो अगर मैं इसकी बात करूं अप्रोक्सीमेट, ये आपका 11 फीट होना चाहिए, अप्रोक्सीमेट की बात करूं। और यहाँ पे जो हाई जंप है वो 1.2 मीटर होना और 3 इंच होना चाहिए, लगभग 3.25 फीट, है ना। लगभग कितना फीट? 3.25-4 फीट के आसपास आपका हाई जंप होना चाहिए। जो आप शॉर्ट पुट होता है, गोला होता है, गोला फेंकना होता है ना शॉर्ट पुट, उसको आप 3 चांस में आपको 4.5 मीटर फेंकना है। 4.5 मीटर फेंकना है। एटलीस्ट आपको 17 फीट इसको फेंकना होगा, 4.5 मीटर। तो इन सब के लिए जो आपको चांस मिलते हैं वो चांस आप देख सकते हो, 3 चांस आपको सबके लिए मिलते हैं, सबके लिए इक्वल चांस मिलते हैं, 3-3 चांस। 3 चांस आपके लिए मिलते हैं लॉन्ग जंप के लिए, 3 चांस आपको मिलते हैं हाई जंप के लिए, और 3 चांस मिलते हैं आपको शॉर्ट फुट के लिए। लेकिन इन दोनों के लिए एक ही चांस मिलता है, जो 100 मीटर की रेस है उसके लिए, और जो आपकी 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर की रेस है उसके लिए भी। अच्छा, फीमेल कैंडिडेट के लिए जो ये रेस होती है, ये वाली बात नहीं, इसको देखो। जो फीमेल कैंडिडेट होती है उसके लिए जो ये 100 मीटर का सूट है, इसको आपको 18 सेकंड में दौड़ना है। जहां लड़कों को 16 सेकंड में दौड़ना है, वहीं लड़कियों के लिए 18 सेकंड है। कोई इतना डिफरेंस नहीं है 100 मीटर में। 100 मीटर में इजीली आप दौड़ सकते हो 16 सेकंड में, 17 सेकंड में, 18 सेकंड में। लड़कों के लिए तो बहुत आसान होता है। और लड़कियों के लिए, लेकिन ये लड़कियों के लिए थोड़ा सा आसान है, ये वाली रेस 1800 मीटर की रेस करना 4 मिनट में। आपके लिए लॉन्ग जंप 2.7 मीटर 3 चांस में, और जो हाई जंप होता है ये कितना होता है? 0.9 मीटर। कितने में बेटा? ये 3 चांस में, यानी कि 3 फीट ऊंची कूद कूदनी है आपको, 3 फीट। और जो ज्यादातर गर्ल्स रहती है ना, वो इस ऊंची कूद में प्रॉब्लम करते हैं। मैंने खुद देखा है बच्चों को, जब मैंने भी फिजिकल दिया था, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे जो ऊंची कूद में नहीं कर पाए थे, हाई जंप नहीं कर पाए थे, गर्ल्स हो या बॉयज हो, क्योंकि हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करते और हम इसको हल्के में ले लेते हैं। जो शॉर्ट फुट है वो लड़कियों के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, लड़कियों के लिए शॉर्ट फुट की जरूरत नहीं होती है। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। हम एसएससी सीपीओ का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करने से पहले कुछ चीज़ों को जानेंगे। एग्जाम पैटर्न क्या होता है, देखो मैं आपको बता दूं। यहाँ पर आपके पेपर 1 और पेपर 2 होता है। जो पेपर 1 होता है, जो आपका सीपीओ का, एसएससी सीपीओ का पेपर 1 होता है, उसमें आपका क्या आता है? सबसे पहले तो आपको बता दूं, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आती है, पहला सब्जेक्ट। उसके बाद में आपकी जनरल नॉलेज और आपकी जनरल अवेयरनेस आती है। जनरल अवेयरनेस आती है, और उसके साथ साथ यहाँ पर आपका मैथमेटिक्स भी आता है। तो थर्ड पार्ट जो हुआ मैथमेटिक्स हुआ। 50 क्वेश्चन यहाँ पर आपके रीजनिंग के आएंगे, 50 क्वेश्चन आपके जीके और जीए के आएंगे, 50 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के आएंगे, और जो 50 क्वेश्चन आएंगे वो इंग्लिश के और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के आएंगे, ग्रामर के और कॉम्प्रिहेंशन के आएंगे। यहाँ पर 200 क्वेश्चन का पेपर होगा, और आपको समय दिया जाएगा 2 घंटे, और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। देखो लिखा भी है 200, टोटल मार्क्स 200, और बेटा टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 2 आवर्स। यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम की जो ड्यूरेशन है वो 2 घंटे है। जो बच्चे इस को क्वालिफाई करेंगे पेपर 1 को, वही बच्चे पेपर 2 जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का होने वाला है, उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं,
जो बच्चे डरते हैं कि इसकी इंग्लिश ज़्यादा टफ आएगी या इसका इंग्लिश का पेपर नहीं हो पाएगा, मैं आपको बस इतना सा सजेशन देता हूँ कि आप अगर नॉर्मल इंग्लिश आपकी ठीक ठाक इंग्लिश है और आपने पेपर 1 पास कर लिया, उसके बाद लगभग 2.5 महीने के आसपास आपको टाइम मिलने वाला है पेपर 2 देने में। अगर आप पूरा दिन, आप पूरा समय सिर्फ इंग्लिश को 2-2.5 महीने 3 महीने, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका पेपर ना निकले। एसएससी सीजीएल से इसका जो मेंस होता है ना इंग्लिश का, उसका लेवल थोड़ा सा लो होता है, लेकिन एसएससी सीजीएल से जो प्री होता है, प्री से इसके प्री का लेवल थोड़ा हाई होता है, और खासकर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का लेवल हाई होता है। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को, बाकी सब सब्जेक्ट को देखो, इंग्लिश को तो ये 2 बार चेक कर लेते हैं, जज कर लेते हैं, लेकिन उनको तो एक ही बार जज करने का मौका मिल रहा है प्री प्री में। तो आप देखना, जैसे अभी अभी 2024 में भी सीपीओ का पेपर हुआ, अब 2024 में मैं आपको बता दूं, सीपीओ हुआ, आपका सीएचएसएल हुआ, आपका फेज 12 हुआ और एसएससी सीजीएल हुआ। जो मैथ्स का लेवल जो सबसे शानदार लेवल था ना, वो आपका सीपीओ के एग्जाम में था। तो प्री में थोड़ा सा अच्छा स्टैंडर्ड आता है। कट ऑफ भी इसकी कम गई थी 2024 में, जो प्री की कट ऑफ गई वो मात्र 118 गई जनरल कैंडिडेट की। सारी कट ऑफ मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, बस मैं इतना चाहता हूँ अगर आप 2025 में कर रहे हो तो अपना टारगेट 130 लेके चलना। कितना लेके चलना? 130 लेके चलना। क्यों मिनिमम बोल रहा हूँ ये टारगेट? क्यों? क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी थोड़ी कम हो जाए। अगर नंबर ऑफ वैकेंसी कम होगी तो डेफिनेटली बात है कि कट ऑफ ज्यादा जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको ये बता दूं कि यहां पर सबसे कम कंपटीशन है। सबसे कम कंपटीशन क्यों है, इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मान लो आप एसएससी सीजीएल की बात करते हैं, तो एसएससी सीजीएल में आप देखते होंगे कि कैंडिडेट रिपीट होते हैं। जैसे कोई पहली बार टैक्स असिस्टेंट बन गया तो वो दोबारा इंस्पेक्टर बनने की चाहत जरूर रखेगा और वो दोबारा पेपर देगा, तो एक वैकेंसी तो उसकी हो गई। तो यहाँ पे जो नया बच्चा है उसके लिए वैकेंसी कम हो जाती है एसएससी सीजीएल में। दूसरा, जैसे आप खुद सोचो 2022 में 35,000 वैकेंसी तो आई थी, लेकिन 35,000 में से 20,000 वैकेंसी पोस्टल असिस्टेंट वालों की थी, और पोस्टल असिस्टेंट वालों का जो ग्रेड पे था वो 2200 रुपए था। अब 2200 रुपए ग्रेड पे वाला क्यों नहीं बनना चाहेगा 4600 रुपए पे ग्रेड पे वाले पे सेम एग्जाम को देके? थोड़ा सा एफर्ट्स लगाना है। तो वो 22,000 बच्चों ने डेफिनेटली बात है 2023 में पेपर दिया था। अब 2023 में क्या सभी बच्चों को उनकी मनपसंद की जॉब मिल गई थी? वो 2023 वाले 24 में देंगे। 2023 छोड़ो, 2022 वाले भी 24 में पेपर देंगे। दिया था मतलब अभी मेंस होने वाला है। तो यही चीजें होती है कि यहां पर एसएससी सीजीएल में हाई कट ऑफ जाने का सबसे बड़ा रीजन होता है कि बच्चे एक बार सेलेक्ट होने के बाद भी बार बार पेपर देते हैं। अरे बच्चे छोड़ो, टीचर पेपर देते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे क्या ना, कंपटीशन की होड़ लगी हुई है कि मैंने कितनी बार सिलेक्शन लिया। अरे एक बार सिलेक्शन लिया तो ठीक है, छोड़ दो, उसके बाद में अगर जॉब नहीं करनी करनी है तो आपको अच्छी पोस्ट लेनी है तो दो, नहीं तो नहीं देने की जरूरत। आगे देखो ध्यान से। अब देखो जो जनरल इंटेलिजेंस है, मैंने आपको बताया था, यहां पर आप देख सकते हो 50 क्वेश्चन, इसके भी 50 क्वेश्चन, इसके भी 50 क्वेश्चन, इसके भी 50 क्वेश्चन, और टोटल 200 क्वेश्चन। अच्छा, मार्क्स कितने कितने होंगे? 50 मार्क्स होंगे, 50 मार्क्स होंगे, 50 होंगे, ये भी 50 होंगे, और ये भी टोटल 200। यानी कि आपका रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जीके और जीए के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, मैथमेटिक्स के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स। और ड्यूरेशन जो है यहां पर इंपॉर्टेंट है, आपकी स्पीड, गोली की रफ्तार होनी चाहिए, आपकी बहुत स्पीड होनी चाहिए, तभी ये 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे 2 घंटे में। नहीं तो पॉसिबल नहीं है कि आप 2 घंटे में आप इस पेपर को अटेम्प्ट भी कर पाओ। ठीक है बेटा, तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें आप सभी बच्चों को समझ में आई होगी। इसके बाद जो मेंस होता है, उस मेंस में क्या होता है कि मेंस में आपका 200 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, और उस 200 क्वेश्चन में से आपकी 2 घंटे का ड्यूरेशन होता है। उसके बाद आपकी कट ऑफ लगती है, फाइनल कट ऑफ, इस प्री की कट ऑफ जोड़ने के बाद और मेंस की कट ऑफ जोड़ने के बाद।
अगर मैं आपको बताऊं, मैंने पहले अटेम्प्ट में सीपीओ का एग्जाम निकाला था, और आपको तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन एक वीडियो के जरिए दे दी थी। जब हमारे टाइम पर ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी, हमें नहीं पता होता था क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन आपको पूरा गाइड किया जाता है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर आपको गाइड कर रहे हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग आपको गाइड कर रहे हैं, खुद जॉब लेने वाले लोग आपको गाइड कर रहे हैं। तो बहुत आसानी से ऐसा है कि आप सिलेक्शन ले सकते हो। तो इसकी तैयारी करने के लिए आपके पास मात्र, अगर आपके पास 1 साल है और आप डेडिकेटेड हो, 100% डेडिकेटेड हो, एक कॉमन स्टूडेंट हो, तो बेटा आप एसएससी सीपीओ का एग्जाम क्रैक कर सकते हो। एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, इन सब में सबसे आसान है सीपीओ का एग्जाम क्रैक करना। क्यों? क्योंकि इसमें कंपटीशन सबसे कम है। जैसे आप देख रहे होगे, हाइट में लोग छट जाते हैं। सबसे पहली बात तो हाइट में लोग छट जाते हैं, उसके बाद ओवरवेट में लोग छट जाते हैं, आई साइट में लोग बाग छट जाते हैं, मेडिकल में बाहर हो जाते हैं, फिजिकल में बाहर हो जाते हैं, रनिंग में बाहर हो जाते हैं, लॉन्ग जंप में बाहर हो जाते हैं, हाई जंप में बाहर हो जाते हैं। तो इतने सारे स्टेप में तो यहाँ पे ही लोग बाहर निकल रहे हैं, बच्चे बाहर निकल रहे हैं। तो कंपटीशन तो यहाँ ऑलरेडी कम हो रहा है। मैं उस बच्चे के लिए कंपटीशन कम की बात कर रहा हूं जो फिजिकली फिट है, फिजिकली फिट है, तो उसके लिए कंपटीशन ऑलरेडी कम हो चुका है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे, ज्यादातर पढ़ने वाले बच्चे, फिजिकल पे ध्यान नहीं दे पाते, अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाते। तो वो जो बच्चे बहुत स्कोर कर सकते हैं लेकिन वो फिजिकल स्टैंडर्ड में फेल हो जाते हैं। तो इसलिए यही रीजन है कि ज्यादा हाई कट ऑफ भी नहीं जाती। ज्यादा हाई कट ऑफ जाने का बस एक ही रीजन है कि बच्चे दिल्ली पुलिस की जॉब पाना चाहते हैं और उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो वहां पे दिल्ली पुलिस की कट ऑफ हाई जाती है, जिसकी वजह से सब पे थोड़ा थोड़ा असर पड़ता है देखने को। तो अगर आपके पास 6 मंथ का समय है, अगर आपके पास 6 महीने का समय है और आप चाहते हो एसएससी सीपीओ की तैयारी करना, तो कोई टफ बात नहीं है एसएससी सीपीओ में सब इंस्पेक्टर बनना। तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर डेडिकेटेड हो तो कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। बस अपने आपके अंदर जो जुनून है, उसको जुनून को कंटिन्यू बनाए रखो और लगातार पढ़ाई करो। सबसे पहला स्टेप आपको होना चाहिए प्री टारगेट करना। प्री में हम मान लो, अगर प्री हमें पास करना है, डेफिनेटली स्कोर पास करना है, तो हम 130 to 135 स्कोर रो मार्क्स कैसे करें, ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। यहां पे आपको पता होना चाहिए कि आप रीजनिंग में कितना स्कोर कर सकते हो, आप मैथ्स में कितना स्कोर कर सकते हो, आप जीएस में कितना स्कोर कर सकते हो, और आप इंग्लिश में कितना स्कोर कर सकते हो। और इसकी बेस्ट गाइडेंस आपको तभी मिल सकती है, मैं आपको बता दूं सीधी सीधी बात, आप सिर्फ एक कोर्स परचेज करने से, उसको घर पे बैठ के तैयार करने से एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते। एग्जाम क्रैक करने के लिए आपकी मेंटलिटी आपकी डिपेंड करती है कि क्या आपकी सोच एग्जाम क्रैक करने वाले बच्चे जैसी है। आपने देखा होगा कि आपके साथ ही पढ़ने वाला एक बच्चा जो आपसे कम होशियार है और आपसे पहले जॉब ले ली। मैं खुद अपने साथ जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनमें सबसे पहले जॉब ले ली थी, जबकि मैं सबसे होशियार नहीं था, मैं सबसे रद्दी था। तो क्या होता है, उसके लिए एक अलग सोच आपकी डेवलप करनी पड़ती है, अलग जुनून बनाना पड़ता है। तो अगर आप इन्हीं सब चीजों के साथ मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मैथ्स विद संदीप तोमर इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको टाइम टाइम पर इंफॉर्मेशन मिलती रहे और टाइम टाइम पर ये प्लानिंग मिलती रहे कि हमें करना क्या है। अगर आप टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर भी मैथ्स विद संदीप तोमर आप सर्च कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और एक कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।